नेक्स्ट में हम आते हैं अगली मूवमेंट्स की तरफ, पैसिव मूवमेंट्स में। तो वो हमारी इसकी दूसरी क्लास है जिसको हम कहते हैं पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन। ठीक है, पहली तो बात है कि पैसिवली आप कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, और आप एक जॉइंट को या जो भी आपका जॉइंट जिसको भी आप कर रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब ना मोबिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वो कहती है कि दीज आर द स्मॉल रेपिटेटिव ऑसिलेटरी रिदमिकल लोकलाइज्ड एसेसरी मूवमेंट्स। लोकलाइज्ड एसेसरी की तो आपको समझ आ जाएगी कि एक ही जॉइंट में मूवमेंट हो रही है, और नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट्स है जो कि एसेसरी मूवमेंट्स है। रिदमिकल वो भी आपको समझ आ रही होगी, हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा था कि ये सेम रेंज में परफॉर्म करवाई जाती हैं। ऑसिलेटरी मूवमेंट्स यानी रिपेटिटिवली आप एक मूवमेंट को परफॉर्म करा रहे हैं, ऑसिलेशन का तो सबको ही पता होगा, और ये क्या है, स्मॉल मूवमेंट्स है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये मूवमेंट्स वेरियस एम्पलीट्यूड्स में परफॉर्म की जा सकती है, यानी वेरियस स्पीड्स में जो है वो आप इन मूवमेंट को परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, आप ये होगी मोबिलाइजेशन किस तरह की मूवमेंट्स होगी। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, दैट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें क्या होता है कि क्विकली सडन आप एक जॉइंट की मूवमेंट करवाते हैं, और वो मूवमेंट इतनी सडन होती है कि पेशेंट उस मूवमेंट को स्टॉप ना कर पाए। इतनी तेज़ी से आप मूवमेंट करवाते हैं बिफोर द पेशेंट कैन स्टॉप इट। ठीक है, पेशेंट उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता। अब मैनिपुलेशन दो तरह से परफॉर्म की जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट अपने हैंड से परफॉर्म कर सकता है, या ये सर्जन या फिजिशियन अंडर एनेस्थीसिया परफॉर्म कर सकता है। अब फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से परफॉर्म करता है, फिजियोथेरेपिस्ट जब ये मूवमेंट परफॉर्म करता है तो नंबर वन उसकी क्वालिटी भी ये है कि ये लोकलाइज्ड होती है, सिंगल होती है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा दीज आर रेपिटेटिव, लेकिन ये क्या होती है, सिंगल मूवमेंट्स होती है। उसके बाद क्विक होती है, बहुत तेज़ी से आपने करना है, बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड की मूवमेंट्स होती हैं, इतनी हाई वेलोसिटी के साथ और इतने स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आप ये मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं कि पेशेंट उसको स्टॉप नहीं कर पाता। कभी आपने देखा हो कि सडनली नेक को पकड़कर इस तरह से जर्क दिया जाता है, ठीक है, तो उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज मैनिपुलेशन। अब इसमें ना दूसरा, एक तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम हो गया, वो अपने हैंड से करवा रहा है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास सर्जन और फिजिशियन किस तरह से करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को इतनी ज़्यादा जॉइंट में पेन हो जाती है कि वो मैनिपुलेशन जो है उसको बियर नहीं कर सकता, वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए सर्जन और फिजिशियन क्या करते हैं, अंडर एनेस्थीसिया जो है, सर्जन होते हैं वो अंडर एनेस्थीसिया जो है वो ये मूवमेंट परफॉर्म करा रहे होते हैं, ताकि जो हमारा पेशेंट है वो उस चीज़ को बियर कर सके। ठीक है, और उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट इस केस में अपना रोल प्ले करता है। अब पैसे मैनुअल मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। अच्छा, ये बुक है ना, इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। ठीक है, उसने ये प्रिंसिपल, ये टेक्निक्स यहाँ पर शेयर नहीं की, हम थेराप्यूटिक्स में पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में। अब यहाँ पर मैनिपुलेशन का उसने तरीका शेयर किया। उसने कहा कि पहले जो है वो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाएगा, और सर्जन जो है वो क्या करेगा, क्विकली उस चीज़ को मूव करेगा, उस पार्ट को मूव करने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट एक्शन में आएगा, और वो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, और फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे एडहेनियल फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, और जो रेंज ऑफ मोशन है उसको जो है वो इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर एक या एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है तो विद टाइम ये प्रोसीजर 2 से 3 बार रिपीट भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंट्रोल्ड सस्टेन स्ट्रेचिंग। नाम से पता चल रहा है कंट्रोल्ड है, ठीक है, मतलब पैसिवली परफॉर्म की जा रही है। सस्टेन्ड है, यानी एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप स्ट्रेचिंग को मेंटेन कर रहे हैं। और उसके बाद स्ट्रेचिंग क्या होती है, फुल एक मसल को उसकी एग्जैक्ट लेंथ तक, जितनी उसकी लेंथ है उसको खींच देना, उसको आप कहते हैं, उसकी उतनी लेंथनिंग करा देना, उसको आप कहते हैं दिस इज स्ट्रेचिंग। अब यहाँ पर कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। पहली बात कि रिलैक्सेशन और कंफर्ट को आपने जहन में रखना है, सूटेबल पोजीशन स्टार्ट करानी है, प्रॉपर्ली फिक्सेट करना है, एंड देन पैसिवली आपने जो टाइटेंड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके लिए दूसरा एक यहाँ पर कंप्लीट इसके नेम में उन्होंने टाइटेंड स्ट्रक्चर भी यूज़ किया हुआ है। अगर कोई मसल स्पेस्टिक हो गया, उसकी जो टोन है, उसके अंदर जो मसल टेंशन है वो इंक्रीज हो गई है, हाइपरटोनिसिटी हो गई है, तो उस केस में जो मसल है वो स्ट्रक्चर काफ़ी टाइटन हो जाता है। उसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली सूटेबल फिक्सेशन करानी है, और टाइम एंड ड्यूरेशन वेरी करता है कि आप किस चीज़ के लिए परफॉर्म करा रहे हैं, और अगेन जो है वो एक सही टाइम के लिए सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आप इसमें परफॉर्म करा रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप इसके लिए जो है वो और कुछ चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हैवी लिम्ब है तो उसके लिए आप ट्रंक बकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या उसके लिए जो है वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिंट्स वगैरह, आप जो है वो प्लास्टर वगैरह भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स एंड यूजेस क्या होते हैं। स्पेस्टिसिटी कहते हैं हम लोग एक मसल की जब टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हाइपरटोनिसिटी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज स्पेस्टिक। ठीक है, यूजुअली ये पैरालिसिस के केस में होता है। ठीक है, पैरालिसिस के केस में पेशेंट जो है वो नहीं ठीक तरह से, उसकी जो मसल टोन है यूजुअली इंक्रीज हो जाती है। अब ये कुछ केसेस में होता है, कुछ फ्लैसिड पैरालिसिस होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बट यूजुअली हेमीप्लेजिक पेशेंट में या पैरालिसिस के पेशेंट में टोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मसल बहुत टाइटन हो जाते हैं। तो स्पेस्टिसिटी को ओवरकम करने के लिए पैसिवली आप एक मसल को स्ट्रेच कराते हैं, और फिर चूंकि टोन इंक्रीज हो जाती है तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। जब उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो उस रेजिस्टेंस को भी ये चीज़ जो है वो ओवरकम कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी ये पूरा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 7 था पैसिव मूवमेंट्स वाला, ये कंप्लीट हो गया।